अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो हमारा है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का है, जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप मैं ये कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। So guys, let's start our टुडे लेक्चर। वो है चैप्टर हमारा है 1। ठीक है, चैप्टर 1 जो है ये हमारा, इसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स केमिस्ट्री का। बेसिक कंसेप्ट्स जिसमें हम हर उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो ओवरऑल हमारी केमिस्ट्री में हेल्प करेगी। फिजिकल केमिस्ट्री में हर उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो आगे फर्दर यूज़ होगी। सो गाइज, हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है एटम्स। एटम्स की स्टडी कैसे शुरू हुई और इस पे किस किस ने वर्क किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं पहले बताना चाहता हूँ कि इस पे किस किस ने वर्क किया। वो मैंने इस तरह सब एक अरेंजमेंट के साथ लिख दिया है ताकि आप स्टूडेंट्स को आसानी हो और एक इजीली आप इस बात को पिक कर सकते हैं आप मेरी स्लाइड से कंसर्न करने के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आए थे ग्रीक फिलासफर्स जिन्होंने एटम पे वर्क किया। तो पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रीक फिलासफर्स जो थे ना, इन्होंने कहा था कि मैटर जो है ना, जो भी इस दुनिया में पाया जाता है उसने स्टडी की। कोई भी मैटर हम लें ना तो उसको हम डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसा यूनिट पहुँच जाएगा जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, बस इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, लेकिन इनकी ये स्टेटमेंट जस्ट थ्योरी थी, एक प्रैक्टिकल वर्क नहीं था। मतलब किसी एक्सपेरिमेंट की बेस पे इनका ये वर्क नहीं था। तो जैसे कि मैंने स्लाइड के अंदर भी लिखा है, ग्रीक फिलासफर दे थॉट दैट, उन्होंने सोचा था, ना कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट वर्क किया था, दैट मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स टू रीच अ बेसिक यूनिट विच कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। ठीक है, उनकी बस इतनी स्टेटमेंट थी, इसके बाद इनकी और स्टेटमेंट कोई भी नहीं थी। अच्छा, द वर्क ऑफ ग्रीक फिलासफर्स वर नॉट बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेस। उनका जो ये वर्क था ना वो एक्सपेरिमेंट बेस पे नहीं था। ठीक है, ये जस्ट इनकी ये ग्रीक फिलासफर्स का वर्क था। इसके बाद थे यार डेमोक्रेट्स। ठीक है, डेमोक्रेट्स थे ना, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने जो ये पार्टिकल जो ग्रीक फिलासफर ने कहा था कि भाई वो पार्टिकल हमारे पास बच जाते हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। उन्होंने इन पार्टिकल्स को क्या कहा था, उन्होंने इन पार्टिकल्स को एटम का नाम दिया और वो एटम को एटमोस से ड्राइव्ड किया, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, मतलब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा इसके आगे हम जाते हैं। उसके आगे फिर आ गया जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन एक स्कूल टीचर था। उसने दो लॉ को वेरीफाई किया कि वो लॉ दोनों एक्सप्लेन हो सकते हैं अगर हम कहें एटम वाकया ही है। अगर एटम है तो ये लॉ एक्सप्लेन हो सकते हैं, अगर एटम नहीं है तो ये दोनों लॉ एक्सप्लेन नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा उसकी स्टेटमेंट क्या थी, he recognized that law of conservation of matter and law of definite proportion could be only explained by the existence of atom। ये दोनों लॉ फिर उस वक्त एक्सप्लेन हो सकते हैं जब एटम एग्जिस्ट करता है, हम इस बात को मान लें। ठीक है, अगर एटम नहीं है तो ये दोनों लॉ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद एटॉमिक थ्योरी उसने दी थी जॉन डाल्टन ने, और उसका एक पोस्टुलेट ये था, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब जो तमाम मैटर है ना ये एटम्स का बना होता है, डिफरेंट एटम्स एक दूसरे के साथ मिलके वो इस मैटर को बनाते हैं। ये जॉन डाल्टन ने वर्क किया था। और इसके बाद हम मतलब उन्होंने जो एटम की डेफिनेशन दी थी वो ये है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ एन एलिमेंट। अगर एक एटम हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ हाइड्रोजन का एक एटम है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन के 5 एटम हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 5 की बजाय मैं ले लेता हूँ H2। ठीक है, वो हमारे पास एलिमेंट्स हो जाएंगे। जिस तरह S8 सल्फर के 8 मैंने लिए हैं, अगर सल्फर के 8 होंगे वो एलिमेंट्स हो गए, अगर सल्फर का 1 होगा वो हमारे पास एटम होगा। ठीक है, और एटम ज़ाहिर बात है कि वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, उन्होंने एटम की एग्जाम्पल जो मैं दी है वो ये है, हीलियम, नियोन, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कुछ एटम्स जो होते हैं ना वो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके आपको मैं ये बात बताता हूँ कि हीलियम और नियोन,
ये दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, He और Ne etc वगैरह, ठीक है। और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह जो कि ऐसे एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन बस H की फॉर्म में आपको नहीं मिलेगी, हमेशा H2 की फॉर्म में मिलेगी। ऑक्सीजन आपको O की फॉर्म में नहीं मिलेगी, बल्कि आपको O2 की फॉर्म में मिलेगी हमेशा। डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, प्रेजेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इस हद तक तो उन्होंने बस यही सोचा था कि एटम्स ही है, एटम्स फर्दर डिवाइड नहीं होते। लेकिन उसके बाद फर्दर हर दौर में रिसर्च होती रही, उसके बाद मॉडर्न रिसर्च आई। मॉडर्न रिसर्च में जो वर्क किया गया, उन्होंने कहा कि एटम वो भी डिविजिबल है, ठीक है, वो भी फर्दर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उन्होंने कहा था ऑलमोस्ट मोर देन 100 पार्टिकल्स वो प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन, एंटी न्यूट्रिनो ETC वगैरह। उन्होंने कहा मोर देन 100 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, बुनियादी पार्टिकल्स, जिनकी वजह से एटम की एग्जिस्टेंस है। अच्छा, उसके बाद जैकब बेrzelius था, वो एक स्वीडिश केमिस्ट था। उसने क्या वर्क किया, तो उसने एक काम ये किया, उसने जो एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर हुए थे ना, उनके एटॉमिक मासेस उसने डिटरमाइन किए, ठीक है। लेकिन बाकी उसके दौर के बाद यही चलते एटॉमिक मास से। लेकिन जैसे मॉडर्न रिसर्च का वर्क एरा आया ना, तो उन्होंने उस दोबारा हर एलिमेंट का एटॉमिक मास दोबारा डिटरमाइन किया, और थोड़ी सी वैल्यूज चेंज थी, ठीक है। लेकिन जो थी जैकब बेrzelius की वैल्यू, जो उसने एलिमेंट्स की डिटरमाइन की थी एटॉमिक मास की, लेकिन वो ऑलमोस्ट क्लोज थी, थोड़ी बहुत डिफरेंस था। लेकिन उन्होंने फिर एक्यूरेट वन किसको कहा था, जो मॉडर्न रिसर्च में उन्होंने वैल्यू डिटरमाइन की थी, ठीक है। अच्छा, जैकब बेrzelius की एक वर्क तो ये था कि उसने एटॉमिक मासेस को डिटरमाइन किया, और उसने एक सिस्टम भी बनाया था जिसको यूज़ करते हुए हम एलिमेंट्स को सिंबल दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए मैच यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन के लिए O यूज़ करते हैं, हीलियम के लिए He यूज़ करते हैं, ETC वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद ये सारा वर्क करने के बाद उन्होंने कहा कि अगर एटम है तो इसका एविडेंस होना चाहिए कि वाकई एटम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उन्होंने मतलब एटम को एक विजुअली दिखाने की कोशिश स्टार्ट कर दी। उस वक्त थी ऑलमोस्ट हमारे पास जो यूज़ करते थे माइक्रोस्कोप, उस एरा में इस्तेमाल होती थी, वो विजिबल लाइट माइक्रोस्कोप थी, जिसमें हम विजिबल लाइट इस्तेमाल करते थे। ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप थी, जिसमें हम विजिबल लाइट इस्तेमाल करते थे। लेकिन इन माइक्रोस्कोप की मदद से हम जो साइज मेजर कर सकते थे ना, वो था बस 500 नैनोमीटर था, या इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन एटम का साइज तो इससे भी कम था, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है कि हम जो ये होते हैं इन माइक्रोस्कोप की मदद से तो हम एटम का साइज डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो फर्दर रिसर्च उसके बाद है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से इस चीज़ साइज मालूम करना पॉसिबल हुआ, क्योंकि इसमें एक फ़र्क ये था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी, उसमें हम इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बीम यूज़ करते हैं, और ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम लाइट की बीम यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी विजिबल लाइट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रॉन बीम में और इस विजिबल लाइट में? अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है ना, इनकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है, जिसकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ शॉर्टर है एज़ कम्पेयर टू विजिबल लाइट, मतलब इनकी एनर्जी ज़्यादा है। तो एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से हम इसकी वजह से हम एटम्स के एविडेंस, मतलब एटम का साइज मालूम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद फर्दर रिसर्च हुई, एक्सरेज आ गई, एक्सरेज की एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम से भी ज़्यादा थी, ठीक है। तो एक्सरेज की मदद से हमने जो उन्होंने जो एविडेंस एटम का मालूम किया, वो उन्होंने लिख दिए हैं कि जो डायमीटर उन्होंने मालूम किया था एटम का, वो था 0.2 नैनोमीटर, ठीक है, डायमीटर। और मास ऑफ एटम को उन्होंने क्या मालूम किया, 10 की पावर -23 से लेके 10 की पावर -25 किलोग्राम तक उन्होंने इसका मास भी, मतलब एलिमेंट्स का मास इसके अंदर लाई करता है, ठीक है। अच्छा, एटम के बाद हम फर्दर डिस्कस करते हैं, अगला टॉपिक है मॉलिक्यूल। व्हाट इज़ मॉलिक्यूल? एटम्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एक तो मॉलिक्यूल हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है।
इसकी एग्जांपल फॉर एग्जांपल H2SO4 है, HCl है, NaCl है, ये इसकी एग्जांपल्स है मालिक्यूल की। अच्छा, अगर मालिक्यूल के अंदर फर्दर कोई डेफिनेशन है वो जो आपको मैंने इधर प्रॉपर तरीके से लिख दिए ताकि आपको कोई टेंशन ना बने, इनको समझिएगा। अच्छा, इसके अंदर एक डेफिनेशन एटॉमिसिटी, जो मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है। व्हाट इज एटॉमिसिटी? अच्छा, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल HCl, इसमें हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन और एक क्लोराइड है। ठीक है, इसमें 2 एटम्स हैं। अगर अगली एग्जांपल की बात करें वो है NH3 अमोनिया, इसमें कितने एटम हैं? 4 एटम्स हैं। इसकी मतलब अमोनिया की एटॉमिसिटी क्या है? 4, इसमें 3 हाइड्रोजन का और 1 नाइट्रोजन का है। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, इनकी डेफिनेशन। मोनोएटॉमिक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एक एटम हो, उनको हम कहते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आगे डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें 2 एटम्स पाए जाते हैं। डाई से 2, एटम मतलब एटॉमिक मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स पाए जाते हैं। आगे मैक्रो मॉलिक्यूल। अच्छा, मैक्रो मॉलिक्यूल जो एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मतलब स्मॉल और मैक्रो मतलब लार्ज। मैक्रो मॉलिक्यूल्स दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव अ हाई मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल की बात करें वो 10,000 एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर मॉलिक्यूल्स तक था, तो आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर फर्दर भी आपको किसी भी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो फर्दर अपने दोस्तों स्टूडेंट के साथ वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल UHU TV। अल्लाह हाफिज़।